जय हिंद मेरे सेठ सैनियों और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो आज के इस वीडियो पे बात करेंगे मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए, यानी कि ऐसे छात्र जो भी कक्षा 10 में हैं और उनका परीक्षा यानी कि बोर्ड की परीक्षा 2023 में है। तो इनके लिए मैं एक रामबाण एक सीरीज लेके आया हूं या वीडियो का एक सीरीज लेके आया हूं जिसमें आपको एसएसटी का, हिंदी का, इंग्लिश का और मैथ का आपको जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा और बारी बारी से आपको ये वीडियो देखने के लिए मिल जाएगा। तो अभी हम लोग बात करेंगे एसएसटी पे, यानी कि एसएसटी का जो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस है हम लोग उसको करेंगे, क्योंकि कहा गया है पढ़ो वही जो परीक्षा में आएगा। क्योंकि पढ़ने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं आपके पास, लेकिन पढ़ाई उसी को करना है जो आपके परीक्षा में आने का चांस है। तो अगर आप इस पूरे के पूरे वीडियो को देख लेते हो, आप स्किप नहीं करते हो, तो मैं क्लियर बता दूंगा कि जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका बेड़ा पार कर दोगे आप, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे कोई नहीं सकेगा। तो कुल मिला के इस टॉपिक पे हम लोग 142 यानी कि 140 प्लस हम लोग ऑब्जेक्टिव लिए हैं, जिसमें आपका पूरा का पूरा जो एसएसटी वो कवर हो जाएगा और एसएसटी से एक भी क्वेश्चन जो है आपका छूटने वाला नहीं है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बात करेंगे क्वेश्चंस पे। तो देख सकते हो सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये रहा। क्वेश्चन है आपका कि सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, और आपका ऑप्शन क्या है? रूसो, मॉन्टेस्क्यू, दिदारो और जॉय लॉक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रूसो, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो होगा उसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न आपका देख सकते हो क्या है कि जलियांवाला बाग की घटना कब हुई थी, और आपका ऑप्शन क्या है? 8 अप्रैल 1919, 11 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 और 25 अप्रैल 1919। तो आपको पता होगा कि जलियांवाला बाग का जो घटना है वो कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। बात करें तीसरे नंबर प्रश्न। प्रश्न आपका ये रहा कि जोसेफ मैथ्यनी का जन्म कब हुआ, यानी जोसेफ मैथ्यनी का जन्म कब हुआ, आपका ये प्रश्न है। और आप देख सकते हो आपके ऑप्शंस क्या है। ऑप्शन है आपका 1802 ईस्वी में, 1810 ईस्वी में, 1812 ईस्वी में और 1817 ईस्वी में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1817 ईस्वी में क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका ये रहा। प्रश्न है आपका कि साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा। प्रश्न है आपका कि साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा, और देख सकते हो आपके ऑप्शंस क्या है। 1925 में, 1930 में, 1928 में और 1927 में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1928 में जो है साइमन कमीशन भारत पहुंचा था। बात करें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देख सकते हो आपका क्या है कि रिंडरपेस्ट क्या था। तो रिंडरपेस्ट क्या था? ऑप्शन क्या है? मछली रोग, पुष्प रोग, है ना, पशु रोग, और इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि रिंडरपेस्ट एक पशु रोग था जो प्लेग की तरह फैलने वाला बीमारी था, और इसके कारण अफ्रीका का जो जीविका है वह बहुत ज्यादा संकट में आ गया था। प्रश्न आपका अगला क्या देख सकते हो? प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? क्या है? प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? और आपका ऑप्शन क्या है? 1916 से 1992, 1914 से 1918, 1939 से 1945 और 1912 से 1918। तो मैं आपको बता दूं कि प्रथम विश्व युद्ध जो है वो 1914 से लेकर 1918 के बीच में हुआ, और साथ ही साथ जो आपका दूसरा विश्व युद्ध है वो 1939 से लेकर 1945 के बीच में हुआ है। चलिए एक प्रश्न आपके लिए, आप मुझे ये बताएं कि तीसरा विश्व युद्ध हुआ था क्या? अगर हुआ था तो बताइए कि कितना में हुआ था। तो बात करें प्रश्न पे, तो प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 1914 से लेके 1918 के बीच में हुआ था, यानी कि लगभग 4 साल तक जो युद्ध चला था। अगला प्रश्न देख सकते हो। प्रश्न क्या है माय डियर फ्रेंड? प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है, और आपका ऑप्शन क्या है? हेल, सेल, टाटा स्टील और क्या है? MNCC। तो अगर मैं बात करूं कि सार्वजनिक रूप से जो स्टील को बाजार में जो उपलब्ध कराती है वो क्या है? सेल। क्या है? सेल। क्या है? सेल, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग इनमें से कौन सा है, और आपके ऑप्शन क्या है? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8, राष्ट्रमार्ग राज्य संख्या 7 या राष्ट्रमार्ग राज्य संख्या 33 या राष्ट्रमार्ग राज्य संख्या 15। तो ऑलरेडी पता होगा आपका कि जो NH7 है, यानी कि नेशनल हाईवे नंबर 7, यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर।
अगला प्रश्न देख सकते हो आपका क्या है कि इनमें से कौन सी रबी फसल है, इनमें से कौन सी रबी फसल है। और क्वेश्चन क्या है, चना, मोटा अनाज, है ना, सॉरी क्या है, चावल, मोटा अनाज, चना और कपास। तो चना जो है आपका वो एक प्रकार का रबी फसल है, इनका ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करें 10 नंबर प्रश्न में, प्रश्न है आपका कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ। और ऑप्शंस क्या आपका 15 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2001, 15 नवंबर 2002 और 15 अगस्त 1947 से ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 15 नवंबर 2000 क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो अगला प्रश्न ये रहा, प्रश्न है आपका, प्रश्न क्या है माय डियर फ्रेंड, मैं पहले प्रश्न पढ़ता हूं फिर ऑप्शन पढ़ूंगा। प्रश्न है आपका कि 1970 और 1993 के मध्य बेल्जियम के संविधान में कितने बार संशोधन किया गया। तो 1970 से लेकर 1993 के बीच में जो बेल्जियम का संविधान है उसमें कितना बार संशोधन किया गया। ऑप्शन क्या है, 1 बार, 3 बार, 4 बार और ऑप्शन क्या है 5 बार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 बार। क्या हो जाएगा, 4 बार, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही हो जाएगा। क्या होगा, 4 बार संशोधन जो है किया गया है। बात करें अगले प्रश्न पर, प्रश्न आपका ये रहा, प्रश्न है आपका कि इनमें से कौन एक गैर लोकतांत्रिक देश है। और आपके प्रश्न क्या है, पाकिस्तान, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और कोई नहीं। तो देखिए पाकिस्तान जो है वो एक गैर लोकतांत्रिक देश है। क्या है, एक गैर लोकतांत्रिक देश है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख प्रेरक सिद्धांत क्या है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी का, देखिए हर एक पार्टी का अपना एक सिद्धांत होता है, एक मोटो फेलियर होता है, उसी के हिसाब से वो काम करता है। तो उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी का भी कुछ ना कुछ तो काम होगा। तो क्या है, जैसे देख सकते हो क्या है कि जैसे ऑप्शंस क्या है, बहुजन समाज, क्रांतिकारी लोकतंत्र, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और आधुनिकता। तो देखिए जो भारतीय जनता पार्टी है वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को लेकर चलती है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो उसका सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न में, प्रश्न क्या है देख सकते हो आपका क्या है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई। और आपका ऑप्शन क्या है, 1925 में, 1927 में, 1929 में और 1930 में। तो क्या होगा, 1925 में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1925 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। बात करें अगले प्रश्न में, प्रश्न है आपका कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ। और आपकी जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा 1955 में, 95 में क्या किया गया था, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मनरेगा या नरेगा आप लोग बोल सकते हो, है ना। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कितने जिलों में लागू किया गया। चलिए क्वेश्चन आपसे, आप ये बताइए कि जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम है यानी कि मनरेगा जिसको हम लोग बोलते हैं, मनरेगा, है ना, महात्मा गांधी या प्रधानमंत्री जो भी आप बोलो, तो मनरेगा जो ये जो अधिनियम है इसको कब लागू किया गया था, ये आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। लेकिन अगर मैं बात करूं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम कितने जिलों में लागू किया गया था, तो ये 200 जिलों में लागू किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न में, प्रश्न आपका क्या है देख सकते हो, नई आर्थिक नीति कब बनाई गई। नई आर्थिक नीति कब बनाई गई, ऑप्शन क्या है 1918, 1920, 1921 और 1991। तो न्यू आर्थिक नीति जो है वो 1991 में बनाई गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या है कि रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर आर्थिक गतिविधि कितने क्षेत्रों में बांटा हुआ है। यानी कि रोज आर्थिक स्थिति के हिसाब से कितने क्षेत्रों में बांटा है। तो अगर आपको बता दो, अगर मैं क्षेत्रक का बात करूं तो क्षेत्रक 3 क्षेत्रक होते हैं, किसके हिसाब से, आर्थिक स्थिति पर आवे। एक क्या हो गया प्राथमिक क्षेत्रक, एक हो गया द्वितीयक क्षेत्रक और एक क्या होता है तृतीयक क्षेत्रक, यानी कि 3 क्षेत्रक में बटे होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या है आपका, प्रश्न है आपका कि जीडीपी के पदों में वर्ष 2003 में तृतीयक क्षेत्रक की हिस्सेदारी कितनी थी। यानी कि 2003 में जो जीडीपी का जो क्या बोलेंगे कि एक लिस्ट निकाला था उसमें तृतीयक क्षेत्रक की हिस्सेदारी कितनी थी। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, 50 से 60% की हिस्सेदारी किसके थी, तृतीयक क्षेत्रक का था। चलिए क्वेश्चन आपके लिए मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूं, आपको बताना है कि इसमें से तृतीयक क्षेत्रक का उदाहरण क्या है। जैसे मैं बोलूंगा, जैसे हो गया कृषि, ठीक है, दूसरा क्या हो गया आपका खनन, क्या हो गया आपका खनन, और तीसरा क्या हो गया बैंक, और चौथा क्या हो गया इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि कृषि, खनन या बैंक और इनमें से कोई नहीं, इनमें से कौन सा जो है वो तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, आपको बताना है। बात करें अगले प्रश्न भाई, तो देख सकते हो प्रश्न है आपका कि वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाया है। वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाया है। तो किन लोगों को पहुंचाया भाई, सभी लोगों को।
विकसित देशों के श्रमिकों को, विकासशील देशों के श्रमिकों को और उपरोक्त सभी। तो देखिएगा कि ये जो अगर मैं बोलूंगा सबसे ज्यादा किसको फायदा दिया है, जो भी विकसित देशों के जो श्रमिक है उनको ज्यादा फायदा पहुंचा है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या है आपका कि यंग इटली सोसाइटी का स्थापना किसने की थी। यंग इटली सोसाइटी का स्थापना किसने की थी? ऑप्शन क्या है? बिस्मार्क, काबूर, मेंजिनी और गोरिबाल्डी। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मेंजिनी ने किया था। किसने किया था? मेंजिनी ने किया था। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या है कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? ऑप्शन क्या? 1918 में, 1919 में, 1920 में और 1921 में। तो रॉलेट एक्ट जो है वो 1919 में पारित किया गया था और मैंने इसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी बनाया, आपको पता होगा कि जो हमारा सब्जेक्टिव वीडियो चल रहा है उस पर मैंने लिया था। अगला देख सकते हो क्या है आपका कि औद्योगिक क्रांति क्या है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहां हुआ था। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहां हुआ था? ऑप्शन क्या है? इंग्लैंड में, जर्मनी में, इटली में या फ्रांस में। तो औद्योगिक क्रांति जो है वो इंग्लैंड में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या है कि महात्मा गांधी ने कितने सदस्यों के साथ दांडी यात्रा आरंभ किया था। ऑप्शन क्या है? 72, 85, 78 या 100। तो 78 सदस्यों के साथ किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही हो जाएगा। सी तो सही होगा, लेकिन बताए मेजर चीज क्या लगता है कि मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत करता हूं, लेकिन आप जो है ना सब्सक्राइब भी नहीं करते हो यार। वीडियो को सब्सक्राइब करें, दबा के शेयर करें और दबा के लाइक करें, तब जाके अगला भी मैं कॉन्सेप्ट लाऊंगा जो आपके लिए असरदार होगा। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या है कि इटली का एकीकरण कब हुआ। ऑप्शन क्या है? 1871, 1873, 1874 और 1875। तो बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि 1848 होगा। नहीं, ये नहीं होगा। इटली का जो एकीकरण हुआ है माय डियर फ्रेंड वो 1871 में हुआ है और एकीकरण की प्रक्रिया की जो शुरुआत है वो 1848 से हुआ है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा कि कब हुआ, तो क्या होगा? 1871। क्या हो जाएगा? 1871। आपको ये क्या करना है? कान खोल के याद रखना है। बात करें अगले प्रश्न। प्रश्न क्या देख सकते हो कि सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसलों की सहायता देने के लिए करती है। सरकार जो है निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसलों की सहायता देने के लिए करती है। और आपका ऑप्शन क्या है? अधिकतम सहायता मूल्य, माध्यम सहायता मूल्य, न्यूनतम सहायता मूल्य और प्रभावी सहायता मूल्य। तो क्या हो जाएगा? न्यूनतम सहायता मूल्य, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला देख सकते हो क्या है आपका कि झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है। ऑप्शन क्या है? बॉक्साइट, लोहा अयस्क, अभ्रक और तांबा। तो मैं चलिए, आप अगर झारखंड से हो तो आपको इसके बारे में ऑलरेडी पता होगा। आप ये पता कि कोडरमा जो है झारखंड का, उसमें सबसे ज्यादा किस खनिज की उत्पादनता होती है, आपको बताने से मैंने यहाँ पे आंसर भी जो है टाइप नहीं करा है। अगला देख सकते हो क्या है आपका प्रश्न है आपका माय डियर फ्रेंड, प्रश्न है आपका कि इनमें से कौन सी खरीफ फसल है। ऑप्शन क्या है? चना, चावल, गेहूं और दलहन। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चावल क्या होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या है। प्रश्न है आपका कि श्रीलंका की कुल आबादी में सिंहलियों की आबादी कितनी है। श्रीलंका की कुल आबादी में सिंहलियों की आबादी कितनी है। और ऑप्शन क्या है? 18%, 1%, 74% या 28%। तो क्या हो जाएगा? सिंहलियों की जो आबादी है माय डियर फ्रेंड, सिंहलियों की आबादी कितनी है? 74%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या है कि कितनी भाषा को अनुसूची भाषा का दर्जा दिया गया है। कितनी भाषाओं को अनुसूची भाषा का दर्जा दिया गया। ऑप्शन क्या है? 15, 20, 21 या 22। तो मैं बता दूं कि 22 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला, समवर्ती सूची के अंतर्गत कितने विषय शामिल है। समवर्ती सूची के अंतर्गत कितने विषय को शामिल किया गया है। चलिए क्वेश्चन आपके लिए, आपको पता होगा कि टोटल 3 सूची है। कितनी सूची है? 3 सूची। एक सूची है आपका, एक सूची आपका क्या हो गया? समवर्ती सूची, जो कि अभी हम लोगों ने देखा। एक सूची हो गया राज्य सूची और एक सूची होता है, एक कौन सा सूची होता है आपको ये बताना है। कमेंट बॉक्स में क्या करना है बताना है। भले ही मैंने उसका पहला अक्षर बता दिया लेकिन आपको बताना है। तो क्वेश्चन क्या है कि समवर्ती सूची के अंतर्गत कितने विषय शामिल है। तो 48 विषय शामिल है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला देख सकते हो क्या है प्रश्न। प्रश्न है कि इनमें से कौन लोकतांत्रिक देश है। इनमें से कौन जो है लोकतांत्रिक देश है। तो सऊदी अरब, नाइजीरिया, भारत और पाकिस्तान। तो देखिएगा ये नल्ला पाकिस्तान तो हो ही नहीं सकता, ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। सऊदी अरब में आपको पता होगा कि राजाओं का चलता है, नाइजीरिया में भी नहीं है। तो क्या बचा हमारा अपना प्यारा भारत महान, ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला देख सकते हो क्या है कि इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। तो भाई ऑप्शंस क्या है? खनन, चीनी, वकालत और बैंक। तो देखिएगा चीनी जो है वो द्वितीय क्षेत्र का क्रिया है और बैंक और वकालत जो है वो तृतीय क्षेत्र का क्रिया है। तो बचा क्या? खनन। खनन क्या होगा? प्राथमिक क्षेत्र की क्रिया हो जाएगी। क्यों समझेगा
कि प्राथमिक क्षेत्र की क्रिया क्या बोलता है कि हम लोग इसको सीधा प्रकृति से प्राप्त करते हैं और इसमें किसी तरह का कोई हम लोग क्या नहीं करते हैं, विनिर्माण कार्य नहीं करते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए कोयला निकालेंगे तो प्राकृतिक रूप से मिल गया, है ना। तो ये सारी चीजें होती हैं। जैसे मान लीजिए कि हम बायोगैस निकालेंगे, प्राकृतिक रूप से मिल जाएगा। तेल हो गया, प्राकृतिक रूप से मिलेगा। तो खनन प्रक्रिया क्या होता है, प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, इसलिए प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला देख सकते हो क्या है क्वेश्चन, क्या है आपका, नरेगा। क्या है क्वेश्चन आपका कि नरेगा में काम नहीं मिलने पर कितने दिनों के भीतर बेरोजगारी भत्ता मिलती है। आपको पता होगा कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम जो कि 2005 में लागू किया गया था, मैंने अभी आपको बताया था। राष्ट्रीय ग्रामीण जो रोजगार अधिनियम है आपका, वो कब पारित किया गया था, 2005 से इसको पारित किया गया। तो इसमें क्या बोला गया है कि हम आपको 100 दिन का क्या देंगे, मजदूरी देंगे, पूरे साल में 100 दिन का मजदूरी देंगे। लेकिन अगर मान लो कि वो 100 दिन तक का मजदूरी नहीं दे पाता है तो आपको क्या देगा, बेरोजगारी भत्ता देगा। तो भाई बेरोजगारी जो भत्ता है वो कितने दिन के भीतर देगा, ये आपका जो है क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, 10 दिन के भीतर, 12 दिन के भीतर, 15 दिन के भीतर या 20 दिन के भीतर। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, 15 दिन के भीतर क्या देगा, आपका बेरोजगारी भत्ता वो देगा। अगला देख सकते हो क्या है आपका प्रश्न है आपका कि उत्पादन के उद्देश्य से प्रथम स्थान आता है। उत्पादन के उद्देश्य से प्रथम स्थान आता है और क्या है, पूंजी का, भूमि का, श्रम का और औजार का। तो उत्पादन में सबसे ज्यादा क्या क्या महत्वपूर्ण है, बताइए, पूंजी महत्वपूर्ण है कि भूमि महत्वपूर्ण है कि श्रम महत्वपूर्ण है कि औजार। तो देखिए सबसे ज्यादा प्रायिकता किसको देंगे हम लोग, भूमि को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और उसके बाद क्या देंगे, पूंजी को, और उसके बाद क्या देंगे, श्रम और औजार को। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही होगा, क्योंकि अगर आपके पास भूमि नहीं होगा तो आप उत्पादन कहां करोगे। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या है, प्रश्न है आपका कि वर्तमान में कितने देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं। वर्तमान में कितने देश विश्व व्यापार संगठन का सदस्य, ऑप्शन क्या है, 150 देश, 164 देश, 200 देश या 300 देश। तो क्या हो जाएगा, 164 देश। कितना, 164 देश जो है वो विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के क्या है माय डियर फ्रेंड, तो वो सदस्य है। अगला देख सकते हो क्या है प्रश्न आपका कि इनमें से कौन तृतीयक क्षेत्र से संबंधित है। तो कौन जो तृतीयक क्षेत्र से संबंधित, ऑप्शन क्या है, खनन, जो कि मैंने अभी आपको बताया प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण है। कृषि भी प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण है। बैंकिंग क्या होगा, तृतीयक क्षेत्र का उदाहरण होगा। इनमें से कोई नहीं तो होगा ही नहीं। तो क्या होगा, बैंकिंग जो होगा तृतीयक क्षेत्र का होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हो, वैश्वीकरण के विगत 2 दशकों के द्रुत अवगम देखा गया है। यानी कि वैश्वीकरण से 2 दशकों यानी कि 20 सालों के अंतर्गत किन चीजों का आगमन देखा गया। तो ऑप्शन क्या देख सकते हो, देशों के बीच वस्तु, सेवाओं और लोगों का, देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं और निवेशों का, और क्या देशों के बीच वस्तुओं, निवेशों और लोगों का, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा कि पहली बात कि जब वैश्वीकरण का प्रभाव हुआ तो अभी के 2 दशकों के बीच में 2 देशों के बीच में वस्तु का, निवेश का और लोगों का, है ना, इन तीनों का क्या हुआ, आदान प्रदान हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या आपका, यह कथन किसका है, जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। और ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा था, आपको क्या करना, याद कर लेना है कि यह कथन किसका है कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ऑप्शन क्या है, बिस्मार्क, मेटरनिक, नेपोलियन और मैक्सिनी। तो क्या होगा, मेटरनिक। क्या होगा, ड्यूक मेटरनिक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करेंगे प्रश्न है इंपॉर्टेंट आपका कि वियना संधि कब हुई थी, और इसके लिए मैंने एक इंपॉर्टेंट वीडियो भी आपको बना दिया है। तो वियना संधि कब हुआ, तो ऑप्शन क्या है, 1789, उसके बाद क्या 1848, 1815, 1804। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 1815 में क्या होता है, वियना संधि हुआ था। बात करेंगे प्रश्न है आपका देख सकते हो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ। तो आपको पता होगा 1885 में। कब में, 1885 में हुआ। तो चलिए क्वेश्चन आपका, बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ, आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। अगला देख सकते हो क्या प्रश्न कि चोरी चौरा में हिंसात्मक घटना के कारण महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस लिया। तो चोरा चोरी घटना के बाद किस आंदोलन को वापस लिया गया। तो आपको पता होगा कि चोरा चोरी घटना के बाद किस आंदोलन को वापस लिया गया। आपको ये क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। मुझे पता है लेकिन मैं फिर भी बोलूंगा कि आपको क्या करना है, फटाफट आपको बताना है कि किस आंदोलन को वापस ले लिया था। आपको क्या करें, कमेंट बॉक्स में बताएं। अगला देख सकते हो क्या आपका कि कॉर्न लॉ द्वारा ब्रिटेन में किस अनाज के आयात में प्रतिबंध कर दिया गया। कर्ण लॉ के द्वारा, तो कर्ण माने क्या होता है, याद रखिएगा, कर्ण होता है पॉपकॉर्न को, माने कर्ण बोलते हैं हम लोग, कॉर्न यानी कि बोलते हैं जो मकई होता है उसको बोलते हैं। तो जो मकई का यानी कि मक्का का जो आयात और निर्यात था उसको क्या कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था कर्ण लॉ के अंतर्गत। बात करें अगले प्रश्न आपका है, स्पिनिंग जेनी नामक कटाई मशीन का आविष्कार किसने किया था। स्पिनिंग जेनी नामक कटाई
मशीन जो कटाई जो मशीन उसकी आविष्कार किसने किया? तो ऑप्शन क्या है कि जेम्स वाट, है ना, निकलसन, जेम्स हरग्रीव और क्या आर्कराइट। तो क्या होगा? जेम्स हरग्रीव क्या किया था कि स्प्रिंग जेनिंग मशीन का क्या किया था, मैं बोलूंगा क्या आविष्कार किया था। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या है कि ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के साधन है? ज्वारीय ऊर्जा जो है वो किस प्रकार के संसाधन है? ऑप्शन क्या है? पुनः पूर्ति योग, मानव, अचक्रिय, यह क्या है? अजैव। तो ज्वारीय उत्पाद जो है आपका वो पुनः पूर्ति योग संसाधन है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या है कि इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है? इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल? ऑप्शन क्या है? दालें, मोटे अनाज या ज्वार। तो और अगला ऑप्शन क्या है आपका? तिल। तो क्या होगा? जो दाल है, दालें क्या आपके एक प्रकार के फलीदार फसल है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हो आपका क्या है कि प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से, क्या है प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग है ना दूरभाषा, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्माण करता है? ऑप्शंस क्या है आपका? स्टील, इलेक्ट्रिकल, एल्यूमिनियम या सूचना प्रौद्योगिकी। तो जो सूचना प्रौद्योगिकी होता है वो उद्योग क्या करता है? दूरभाषा यानी कि एक कंप्यूटर का, है ना, फोन का, ये सब का क्या करता है? आविष्कार करता है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला देख सकते हो क्या है कि निम्नलिखित में से दो दूरस्थ स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे को आपस में जोड़ता है, यानी कि दो ऐसे स्थान जो बहुत दूर है और क्या करता है? पूर्वी पश्चिमी गलियारे को जोड़ता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सिलचर से पोरबंदर। क्या हो जाएगा? सिलचर से पोरबंदर इसका सही आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला देख सकते हो क्या है कि बेल्जियम में कौन सी दो भाषा प्रमुख भाषाएं बोली जाती थी? बेल्जियम में कौन सी दो प्रमुख भाषाएं बोली जाती थी? तो ऑप्शन क्या है? फ्रेंच और डच, अंग्रेजी और जर्मन, स्पेनिश और अंग्रेजी और रूसी। क्या होगा? फ्रेंच और डच भाषा जो है बोली जाती थी, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न है आपका, प्रश्न है कि भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? ऑप्शन क्या है? संघात्मक, एकात्मक, सैनिक, क्या होगा? सामुदायिक। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि संघात्मक। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देख सकते हो, 50 नंबर का प्रश्न है आपका कि भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? भारत में जो भी राजनीतिक दल है उसकी मान्यता कौन देता है? ऑप्शन क्या है? राष्ट्रपति, है ना, उच्चतम न्यायालय, सांसद या चुनाव आयोग। तो जो चुनाव आयोग है, इलेक्शन कमीशन जो है आपको ये क्या करता है? राजनीतिक दलों को मान्यता देता है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न है आपका, देख सकते हो क्या है कि बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक कौन है? ऑप्शन क्या है आपका? देख सकते हो कांशीराम, क्या है? कांशीराम, साहू महाराज, बी आर अम्बेडकर और ज्योतिबा फुले। तो क्या हो जाएगा? कांशीराम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो अगला प्रश्न देख सकते हो आपका क्या है? प्रश्न है आपका कि लोकतांत्रिक सरकार होती है, लोकतांत्रिक सरकार कैसी होती है? तो एक उत्तरदायी सरकार होती है, सही बात भाई, जिम्मेदार सरकार है, ये भी सही है, और वैध सरकार होता है, तीनों होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही हो जाएगा। उपरोक्त क्या होगा? सही हो जाएगा। अगला देख सकते हो क्या है प्रश्न आपका? प्रश्न है आपका कि एक वस्तु का अधिकांशता प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन डैश क्षेत्र की गतिविधि है। क्या बोल रहा है कि एक वस्तु का उत्पादन करेंगे जिसमें अधिकांश काम जो है वो प्राकृतिक प्रक्रिया से करेंगे, तो उस वस्तु का उत्पादन जो किस क्षेत्र में होगा, ये आपका प्रश्न है। देखिए मैं अगर बताऊंगा, चतुर्थ क्षेत्रक तो होता नहीं, क्योंकि 3 क्षेत्रक होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तृतीयक क्षेत्रक सेवा क्षेत्रक है, ये किसी प्रकार का उत्पादन नहीं करता बल्कि सृजन करता है। द्वितीयक क्षेत्रक क्या करता है? विनिर्माण कार्य करता है, यानी कि प्राथमिक क्षेत्रक से द्वितीय क्षेत्रक में कन्वर्ट करता है। तो बचा क्या? प्राथमिक क्षेत्रक, जिसमें सारे काम जो होती है वो प्राकृतिक रूप से होती है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला देख सकते हो क्या आपका प्रश्न है आपका कि किस वर्ष में उत्पादित डैश के मूल्य में कुल योगफल को जीडीपी कहते हैं? तो किसी वर्ष में, देखिए किसी वर्ष में यानी कि कोई एक साल होगा जिसमें जो भी उत्पादित होगा, और उत्पादित क्या होगा यहाँ पे क्या करना है? भरना है, तो उसका जो कुल योग होगा उसको क्या बोलेंगे? जीडीपी बोलेंगे। ऑप्शन क्या है? सभी वस्तुओं और सेवाओं का, सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का, सभी मध्यवर्ती वस्तुओं और सेवाओं का, सभी मध्यवर्ती एवं वस्तुओं और सेवाओं का। तो देखिए जो भी अंतिम वस्तु है और जो भी सेवा है दोनों को मिला देंगे तो क्या बनेगा? सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी बनेगा। और आगे आपको प्रश्न मिलेगा कि जीडीपी का क्या फुल फॉर्म है, देखिएगा। अगला प्रश्न क्या देख सकते हो? प्रश्न है आपका कि जीडीपी के पदों में वर्ष 2013 से 14 के बीच तृतीयक क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी थी? तो जो 2013 से 14 के बीच में तृतीयक क्षेत्र की हिस्सेदारी का अगर मैं बात करूंगा तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि 50 से 60% क्या था इसका हिस्सेदारी था, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला देख सकते हो क्या आपका प्रश्न 56 नंबर का कि विश्व के देशों में क्या है?
विश्व के देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे अधिक सामान्य मार्ग क्या है? तो किस किस हिसाब से क्या कर सकता है, निवेश कर सकता है? ऑप्शन क्या है? नए कारखानों की स्थापना कर कर, स्थानीय कंपनियों को खरीद लेने से, स्थानीय कंपनियों से साझेदारी कर कर, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या होगा माय डियर फ्रेंड? ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? स्थानीय कंपनियों को खरीद लेने से क्या करेगा कि वो अपना निवेश जो है वो कर सकता है। अगला प्रश्न देख सकते हो, क्या प्रश्न है आपका कि कौन सा संगठन क्या है, कौन सा संगठन विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश के उदारीकरण पर बल देता है? कौन सा संगठन जो है विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश के उदारीकरण पर बल देता है? तो ऑप्शन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व व्यापार संगठन। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व व्यापार संगठन क्या करता है? विदेशी निवेश और विदेशी व्यापार पर क्या करता है? उदारीकरण यानी कि उस पर छूट देने का काम करता है। अगला देख सकते हो क्या है कि ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है। ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं, ऑप्शन क्या है? बैंक, सहकारी समिति, नियोक्ता और सभी। तो देखिएगा, तो जो बैंक के जो औपचारिक स्रोत है, एक होता है, देखिए स्रोत के ऋण के दो स्रोत है, एक है औपचारिक और दूसरा क्या है? अनौपचारिक, जिसको हम लोग बोलते हैं एक हो गया आपका गैर, तो गैर को क्या बोलेगा? अनौपचारिक। तो देखिएगा जो बैंक होगा वो क्या करेगा? आपको औपचारिक देगा, यानी कि इसमें जो भी फिक्स होता है, क्योंकि कहा गया है कि औपचारिक ऋण और अनौपचारिक ऋण में क्या अंतर है, तो उसका मैं वीडियो लूंगा, लेकिन अभी पहले आपको देखना है कि दोनों में क्या, इनमें से कौन जो है नहीं है। तो देखिए सहकारी समिति और बैंक जो है वो औपचारिक ऋण स्रोत के उदाहरण है, लेकिन नियोक्ता जो है वो नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या है आपका? प्रश्न है आपका कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? ऑप्शन क्या है? धर्म सुधार आंदोलन, पुनर्जागरण आंदोलन, फ्रांस की क्रांति या गोरखपुर क्रांति। तो क्या होगा? फ्रांस की क्रांति। तो फ्रांस की क्रांति के बाद क्या हुआ था? राष्ट्रवाद की अवधारणा जो है विकसित हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या देख सकते हो कि मरियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? तो मरियान जो थी वो फ्रांस की, क्योंकि देखो दो रूपक था, एक रूपक क्या हो गया? देखो औरत नारीवाद का दो रूपक, एक क्या था? जर्मनिया जो जर्मन देश की रूपक थी, और एक क्या था? मरियान जो कि कहाँ का था? फ्रांस देश का था। तो आपको याद रखना, जर्मनिया से जर्मन और क्या होगा? मरियान से क्या हो जाएगा आपका? फ्रांस। क्या हो जाएगा? फ्रांस। आपको क्या करना है? याद रखना है। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या है कि जलियांवाला बाग किस के आदेश पर हुआ था? ये जो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था वो किसके आदेश पे हुआ था? ऑप्शन क्या है? जनरल ओ डायर, इरविन, माउंटबेटन या महात्मा गांधी। तो क्या होगा? जनरल ओ डायर के कारण हुआ था। चलिए आप ये बताएं जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कब हुआ था? आपको क्या करना है? बताना है। अगला देख सकते हो क्या है आपका? प्रश्न है आपका कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? तो ऑप्शन क्या? 1920 भुज, 1930 अहमदाबाद, 1930 दांडी, या इनमें से कोई नहीं। देखिए तो 1930 में जो दांडी यात्रा हुआ था उसी के बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो शुरू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या है? प्रश्न है आपका कि किन संस्थाओं को ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतानें भी कही जाता है? तो इनमें से कौन संतानों को जुड़वा संतान कहा जाता है? देखिए विश्व व्यापार संगठन या विश्व बैंक यानी कि WB और जो IMF होता है इंटरनेशनल मनी फंड, दोनों को क्या कहा जाता है? ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला देख सकते हो क्या आपका? प्रश्न है आपका कि भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन क्या है? फोर्ड, निकलसन, जेम्स वाट या क्या होगा? क्या देख सकते हो? आर्कराइट। क्या होगा? तो जेम्स वाट ने क्या किया था कि जेम्स वाट ने वाट लगा दिया और साथ में क्या किया? इंजन का आविष्कार किया। तो भाप इंजन क्या होगा? जेम्स वाट क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे बात करेंगे। प्रश्न 65 नंबर का प्रश्न है आपका लो अयस्क किस का संसाधन है? लो अयस्क किसका संसाधन? ऑप्शन क्या है? नवीकरणीय संसाधन, प्रवाह संसाधन, जैव संसाधन या क्या होगा? अनवीकरण संसाधन। क्या होगा? अनवीकरण संसाधन। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न है आपका, देख सकते हो क्या है कि कौन सी जाति भारत में काले हिरण की रक्षा के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन क्या है? गुज्जर, बक्करवाला, डोगरा या क्या होगा? वैष्णवी। तो वैष्णवी धर्म के जो लोग हैं वो काले हिरण के क्या करते हैं? संरक्षक माने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पे। प्रश्न है आपका, देख सकते हो प्रश्न क्या है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में माना जाता है? ऑप्शन क्या है? बंगलोर, दिल्ली, लखनऊ और पुणे। तो जो बंगलोर है वो भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या आपका? निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है? तो कोई जो साधन है वो भारत में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। ऑप्शन क्या है? पाइपलाइन, रेल, सड़क
और क्या है वायुयान। तो जो आपका रेल परिवहन है भारत में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हो, क्या प्रश्न का कि श्रीलंका को स्वतंत्रता कब मिली। ऑप्शन क्या, 1947, 1947, तो 1947 एक जगह होता है 1945, तो क्या होगा 1947 को क्या किया गया था कि क्या होगा, सॉरी मैं इसका आंसर जो है मैं भूल रहा हूं। तो आपको क्या करना है, आप बताइए कि एग्जैक्ट कितना हो सकता है। मुझे आई थिंक लग रहा है कि 1948 हो सकता है, मुझे लग रहा है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा गलत कर रहा हूँ। या एग्जैक्ट क्या होगा, तो श्रीलंका को स्वतंत्रता कब मिला था, गौर कीजिए क्या होगा 1948, ठीक है, गलत नहीं कर रहा हूँ, याद होगा, मुझे याद आ गया क्या होगा 1948। आपको क्या करना है, आपको अगर कोई लगता है तो फिर क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या होगा 1948, क्या होगा 1948, जो कि मिस प्रिंट होकर क्या हो गया था 1947 हो गया था। बात करें अगले प्रश्न पे। प्रश्न देख सकते हो क्या आपका कि संयुक्त राज्य अमेरिका में किस प्रकार का शासन प्रणाली। ऑप्शन क्या, संसदीय, अध्यक्षात्मक, सैनिक, क्या तानाशाह। तो क्या होगा क्या है, अध्यक्षात्मक, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, अध्यक्ष होते हैं जो क्या करते हैं, पूरे देश को चलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करेंगे, प्रश्न है आपका कि भारत में किस प्रकार की दलित व्यवस्था है। क्या होगा, दलीय होगा, दलित की जगह क्या होगा, दलीय व्यवस्था। भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है, तो ऑप्शन क्या होगा, एक दलीय व्यवस्था, दो दलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था या तीन दलीय व्यवस्था। तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था यानी कि बहुत सारे दल क्या करते हैं, यहाँ पे चुनाव लड़ने का काम करते हैं। क्वेश्चन आपके लिए बताइए कि दो दलीय व्यवस्था किस देश में पाया जाता है और एक दलीय व्यवस्था किस देश में पाया जाता है। क्या करना है आपको, कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या है आपका कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए किस दल के नेतृत्व में बना है। तो ऑप्शन क्या है, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, समाज पार्टी या जनता दल। तो क्या होगा, बीजेपी के द्वारा क्या बना है, एनडीए। जो बीजेपी का जो गठबंधन सरकार होती है उसको क्या बोलेंगे, एनडीए, यानी कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला देख सकते हो क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा समकालीन दुनिया में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप है। तो ऑप्शन क्या है, तानाशाह, राजतंत्र, सैन्य, लोकतंत्र। तो लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है वो पूरे विश्व का सबसे अच्छा माना जाने वाला व्यवस्था है। अगला देख सकते हो क्या आपका प्रश्न है आपका कि कृषि, डेयरी, खेती निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित गतिविधि। ऑप्शन क्या, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या माध्यमिक। तो क्या हो गया, प्राथमिक क्षेत्र की क्रिया। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हो 75 नंबर का प्रश्न है आपका। प्रश्न है कि प्राकृतिक उत्पादों के विनिर्माण के माध्यम में उपयोगी वस्तु में बदलना किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यानी कि अगर आप प्राथमिक क्षेत्र से कोई वस्तु उत्पादन किए और उसको क्या करना है कि उसको किसी माध्यम से दूसरे उपयोग में बदलना है, तो उसको किस क्षेत्र के अंतर्गत रखेंगे। जैसे समझिएगा कि मैंने क्या किया कि मैंने गन्ना का उत्पादन किया, गन्ना की खेती की, तो गन्ना यानी कि ईख जो होता है वो आपका क्या हो गया, प्राथमिक क्षेत्र का हो गया। अब ये प्राथमिक क्षेत्र को क्या किया हम लोग, चीनी में बदले, मशीन के द्वारा कैसे बदल दिए, चीनी में बदल दिए। तो चीनी जो होगा वो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। तो प्राथमिक से द्वितीय क्षेत्र में बदलने का जो क्षेत्रक होता है उसको क्या बोलेंगे, द्वितीय क्षेत्र। यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही हो जाएगा। प्रश्न आपका देख सकते हो क्या है कि अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग, तो भाई अल्प बेरोजगारी कब होगा, जब लोग क्या करेंगे, काम करना नहीं चाहते हैं, शुद्ध ढंग से काम करते हैं, अपनी क्षमता से कम काम कर रहे हैं या उनके काम के लिए भुगतान नहीं किया जा रहा है। तो देखिए अल्प बेरोजगारी कब होगा कि जितना आपका क्षमता है उस क्षमता से आप क्या कर रहे हैं, कम काम कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या है कि सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। सरकार द्वारा जो भी अवरोध है या जो भी प्रतिबंध उसको हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन क्या है, वैश्वीकरण, निजीकरण, राष्ट्रवाद या उदारीकरण। क्या हो जाएगा, उदारीकरण, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बात करेंगे प्रश्न पे। प्रश्न आपका देख सकते हो क्या आपका कि निम्नलिखित में से कौन विदेशी व्यापार पर एक अवरोध है। निम्नलिखित में से कौन विदेशी व्यापार पर क्या है, एक अवरोध है। ऑप्शन क्या है, यातायात कर, है ना, गुणवत्ता नियंत्रण, सेल टैक्स, स्थानीय व्यापार पर कर। तो क्या होगा, जो यातायात कर है वो एक प्रकार पर विदेशी निवेश पर या विदेशी व्यापार पर क्या अवरोध का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करें 79 नंबर पर प्रश्न आपका कि मुद्रा का कार्य क्या। ऑप्शन क्या, आवश्यकताओं के दोहरे संयोग को समाप्त करना, मूल में मूल की जगह होगा मूल्य, क्या होगा, मूल्य के एक समय में मापक के रूप में कार्य करना। और अगला क्या है देख सकते हो माय डियर फ्रेंड, अगला जो आपका ऑप्शन से क्या है आपका कि स्थगित भुगतान के मापक के रूप में कार्य करना। ऑप्शन नंबर डी। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तीनों का तीनों काम करता है। एक तो क्या है, दोहरे संयोग को बचाता है, एक मापक तय करता है और स्थानीय भुगतान के लिए मापक का जो है कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या है आपका
प्रश्न आपका कि वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने किया था? तो वियना संधि की जो मेजबानी है वो मेटरनिक के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला देख सकते हो क्या आपका प्रश्न है आपका कि रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो रह और लोक की नीति जो बिस्मार्क के द्वारा, इसी को क्या बोलते हैं? रक्त और खड़ग नीति भी कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही हो जाएगा। रह और लोक की नीति क्या होगा? बिस्मार्क। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या 82 नंबर का प्रश्न है आपका कि असहयोग आंदोलन कब स्थगित हुआ? असहयोग आंदोलन कब स्थगित हुआ? ऑप्शन क्या आपका 12 फरवरी 1921, 12 फरवरी 1922 और 12 फरवरी 1923 और 12 फरवरी 1924। तो क्या होगा? 12 फरवरी 1922, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी। क्या होगा? असहयोग आंदोलन क्या होगा? स्थगित कर दिया गया। तो चोरा चोरी घटना के बाद असहयोग आंदोलन को समाप्त किया गया था। तो ऑप्शन नंबर उसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? असहयोग आंदोलन, आपको याद रखना है। अगला देख सकते हो क्या आपका कि सन 1932 ईस्वी में पूना समझौता, जिसे क्या कहा गया? पूना पैक्ट, किनके बीच हुआ था? तो कभी क्वेश्चन पूछा देता है कि पूना पैक्ट कब हुआ था, जो कि मैंने आपको घुमा के क्वेश्चन दिया कि सन 1932 ईस्वी में पूना पैक्ट जो है किसके किसके बीच हुआ था? तो पूना पैक्ट जो है माय डियर फ्रेंड वो किसके किसके बीच हुआ था? तो गांधी और जिन्ना के बीच हुआ था, गांधी और इरविन के बीच हुआ था, गांधी और मैकडोनाल्ड के बीच हुआ था, कि गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि यहाँ पे गलती हो गया है। क्या होगा? गांधी और अंबेडकर के बीच में क्या होता? पूना पैक्ट हुआ था 1932 में। आपको क्या करना है? याद रखना है। बात करें अगले प्रश्न है आपका, देख सकते हो कि धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? धन निष्कासन का जो सिद्धांत वो किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न है आपका, देख सकते हो क्या है आपका प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया क्या है आपका कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने, माल इकट्ठा करने और गुणवत्ता की जांच करने के लिए किसकी नियुक्ति किया था? तो मैं आपको बता दूं कि क्या होगा? गुमसुत, क्या होगा? गुमासत की जो स्थापना किया था या नियुक्ति किया था। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला देख सकते हो क्या आपका कि पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मिट्टी पाया जाता है? तो इन क्षेत्रों पे जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या आपका कि इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदाय की सीधी भागीदारी नहीं करता है? ऑप्शन क्या है? संयुक्त वन प्रबंधन, वन बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन, वन पशु विहार आंदोलन। देखिए तो संयुक्त वन प्रबंधन में क्या करता है कि सरकार और ग्रामीण लोग मिलकर करता है, जिसमें वनों का रक्षण होता है। बीज बचाओ आंदोलन में भी हुआ था, चिपको आंदोलन में भी ग्रामीण लोगों का भाग था। लेकिन वन्यजीव पशु विहार का जो परिसीमन है कि किसी क्षेत्र पे बाड़ लगा देना, बाउंड्री लगा देना, तो ये जो है एक प्रकार का जो सामुदायिक लोग हैं उनकी सीधी भागीदारी नहीं होता है, बल्कि सरकार का होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पे। प्रश्न आपका क्या देख सकते हो, इनमें से कौन सी एक रेशेदार फसल है? तो आपको पता होगा कपास और जूट जो एक प्रकार का क्या है? रेशेदार फसल है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला देख सकते हो क्या आपका कि निम्न में से कौन सा शब्द दो या दो से अधिक देशों के बीच व्यापार को दर्शाता है? तो भाई ये जो कौन सा शब्द है वो दो या दो देशों के बीच में क्या बताता है माय डियर फ्रेंड? तो व्यापार को बताता है। तो क्या? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, आंतरिक व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, बाहरी व्यापार या स्थानीय व्यापार? तो जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो एक से दूसरे देश के बीच में या बहुत सारे देशों के बीच में क्या करता है? व्यापार को बताता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पे। तो 90 नंबर का प्रश्न है कि श्रीलंका में कौन सा समूह बहुसंख्यक है? श्रीलंका में कौन सा समूह जो है उसकी संख्या बहुत ज्यादा? ऑप्शन क्या? तमिल, मलयाली, सिंगली और क्या होगा? इलाम। तो क्या होगा? जो सिंगली यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही हो जाएगा। यानी कि श्रीलंकाई लोगों को सिंगली कहा जाता है, तो उनकी जो संख्या बहुत ज्यादा है। 91 नंबर का प्रश्न है कि केंद्र और राज्य के बीच सत्ता का बंटवारा कितनी सूचियों में किया गया है? तो मैंने आपको बताया कि सूचियों की संख्या 3, तो 3 में किया गया है, जो राज्य सूची, केंद्र सूची और क्या है? समवर्ती सूची। आपको बताना है। मैंने अभी ये भी बताया था कि समवर्ती सूची के अंदर कितने विषय को रखा गया है, जो कि हम लोगों ने पहले बात कर लिया। बात करें 92 नंबर प्रश्न आपका 92 नंबर का प्रश्न है कि इनमें से कौन राजनीतिक दल के प्रमुख है? तो राजनीतिक दल के प्रमुख कौन कौन से? ऑप्शन क्या है? नेता, सक्रिय सदस्य, अनुयायी या समर्थक या ये सभी? तो ये सभी है, जो नेता, सक्रिय सदस्य, अनुयायी या समर्थक, ये सभी क्या करते हैं? राजनीतिक पार्टी को सत्ता में लाने का काम करते हैं। एक राजनीतिक पार्टी इससे बनी होती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 93 नंबर का प्रश्न है कि भाजपा और कांग्रेस किस प्रकार के दल है? तो भाजपा जो कांग्रेस है माय डियर फ्रेंड वो राष्ट्रीय दल के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी ए जो होगा वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या प्रश्न आपका प्रश्न है कि लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से कौन सी एक चीज लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? तो कौन सी जो व्यवस्था है वो नहीं है? ऑप्शन क्या? स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव। तो भाई ये तो होता है, तो ये तो पक्ष में है।
व्यक्ति की गरिमा यह भी है, बहुसंख्यक का शासन और कानून के समक्ष समानता। तो देखिए बहुसंख्यक का शासन वैसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जो सरकार जीतेगा उसका होता है, तो इसमें कोई जरूरी नहीं होता है। बहुमत वाला सरकार है, बहुसंख्यक की शासन नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होता है, व्यक्तियों की गरिमा का ध्यान रखा जाता है और कानून के समक्ष सबकी बराबरी होती है। लेकिन बहुसंख्यकों का शासन होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बल्कि बहुमत का होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही हो जाएगा। क्या कि वह लोकतंत्र व्यवस्था के अंतर्गत बहुसंख्यकों का शासन ही जरूरी नहीं है। अगला देख सकते हो, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र में नहीं आता है? मत्स्य पालन, बैंकिंग, खनन या वानिकी। तो देखिए मत्स्य पालन प्राथमिक क्षेत्र है ना, द्वितीय क्षेत्र में क्या हो गया तृतीय क्षेत्र में क्या हो गया बैंकिंग, और खनन प्राथमिक क्षेत्र, वानिकी प्राथमिक क्षेत्र। तो क्या बचा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बैंकिंग जो है माय डियर फ्रेंड और प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही हो जाएगा। 6 नंबर का प्रश्न, तो इनमें से कौन संगठित क्षेत्र में कार्य करता है? तो इनमें से कौन जो संगठित क्षेत्र में कार्य करता है? तो पर्यटन निर्देशक, यानी कि जो आपको टूरिस्ट गाइड जिसको बोलते हैं, धोबी, दर्जी या कुम्हार। तो देखिए जो संगठित क्षेत्र में काम करने वाले होते हैं वो कौन होते हैं? पर्यटक निर्देशक। क्वेश्चन पूछता है कि बताए संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र में क्या अंतर है। हर साल का पूछा जाने वाला प्रश्न है, जो कि मैं आपको धीरे धीरे में सारे क्वेश्चन में करवा दूंगा। बात करें अगले प्रश्न आपका देख सकते हो क्या है कि नरेगा के अंतर्गत एक वर्ष में रोजगार की कितने दिनों की संख्या के कितने दिन क्या करेगा कि आपको रोजगार देगा? तो मैंने पहले ही बोला था कि 100 दिनों को रोजगार देगा, और कितने दिनों के बीच में आपको बेरोजगारी भत्ता देता है, क्या करना है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या 18 नंबर का प्रश्न है आपका कि भारत में विदेशी व्यापार और निवेश पर बाधाओं को हटाने के लिए सरकार ने क्या देख सकते हो क्या है कि सरकार किस वर्ष में लिया था कि भाई किस वर्ष से अवरोधों को हटाना, इसके बारे में कब कहा था? ऑप्शन क्या 1993, 1992, 1991 और 1990। तो 1991 में क्या किया था? अवरोधों को हटाने का फैसला लिया था। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 9 नंबर का प्रश्न है कि वस्तु के बदले वस्तु के आदान प्रदान की प्रणाली को क्या कहा जाता है? तो मौद्रिक प्रणाली, क्रिएटिव सिस्टम, वस्तु विनिमय प्रणाली और विनिमय प्रणाली। तो क्या हो जाएगा? वस्तु विनिमय प्रणाली, यानी कि वस्तु के बदले वस्तु आदान प्रदान। तो 100वें नंबर का क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं बोलूंगा कि बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो बनाने में, काफी ज्यादा समय लगता है, काफी चीजों को पढ़ना पड़ता है। बस आप लोग क्या नहीं करते हो, मेहनत नहीं करते हो, वीडियो को देखते नहीं और वीडियो को शेयर नहीं करते और अपने दोस्तों तक सब्सक्राइब नहीं करते हो। यार नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल के आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि हमें भी मोटिवेट मिलेगा और हम भी आपके लिए क्या करेंगे, आगे इस तरह का काम करेंगे। अगला देख सकते हो क्या आपका प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन गरीब ग्रामीण परिवारों के लिए ऋण का औपचारिक स्रोत है? तो कौन ऐसा स्रोत है जो गरीबों लोगों के लिए क्या देगा, ऋण जो है दे सकता है? ऑप्शन क्या है? वाणिज्यिक बैंक, साहूकार, व्यापारी या जमींदार। तो क्या होगा? तो जो वाणिज्यिक बैंक होता है ये गरीब लोगों के लिए क्या है, एक औपचारिक स्रोत है, बाकी सब क्या है, अनौपचारिक स्रोत है। बात करें अगले प्रश्न पर। तो 101 नंबर का प्रश्न है कि ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसके सत्ता पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं होता क्या कहलाता है? तो ये निरंकुशवाद कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा क्या होगा आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या आपका प्रश्न है आपका कि मेटरनिक कौन था? तो मेटरनिक कौन था? तो फ्रांस का चांसलर, ऑस्ट्रिया का चांसलर था। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर। तो राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद करने का प्रावधान किस एक्ट के अंतर्गत था? तो रॉलेट एक्ट के अंतर्गत था। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला देख सकते हो क्या आपका कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो हिंद स्वराज नामक जो पुस्तक है माय डियर फ्रेंड वो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या है कि ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था का ज्यादा लाभ किन देशों को मिलता है? तो ब्रिटेन वुड्स का जो ज्यादा जो लाभ है वो विकसित और औद्योगिक देशों को मिलता है, बल्कि विकासशील देशों को नहीं मिलता है, ना अल्पसंख्यक देशों को मिलता है, ना अफ्रीकी देशों को मिलता है। तो विकसित देशों को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या है कि यूरोप कंपनी द्वारा नए बंदरगाह उनके प्रश्रय देने के कारण भारत में कौन सा बंदरगाह महत्वहीन हो गया? यानी कि कौन सा बंदरगाह था जो पहले फला फूला, लेकिन बाद में क्या हो गया कि नए बंदरगाहों को जब महत्व दिया गया तो वो जो है उनका विकास जो रूप है वो घट गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी, यानी कि सूरत और हुगली का जो बंदरगाह है वो क्या हुआ कि 19वीं सदी में जाकर वो हाशिए पे पहुंच गया था और बाकी जो बंदरगाह है वो फलने फूलने लगे थे। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या है कि कौन सी मृदा भारत के सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र में पाई जाती है? कौन सी मृदा भारत के सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र में पाई जाती है माय डियर फ्रेंड? तो क्या होगा, जलोढ़ मृदा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
बात करें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका ये रहा, प्रश्न है आपका कि जल किस प्रकार का संसाधन है। तो जल किस प्रकार का साधन है, तो नवीकरणीय संसाधन, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या है कि विनिर्माण कैसी क्रिया है। तो विनिर्माण कैसी क्रिया है, तो एक द्वितीय क्रिया है, जो कि मैंने बताया, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या है आपका, प्रश्न है आपका कि निम्न में से क्या है, निम्न में से कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है, जो अंत स्थल तथा अधिकांश गहराई का पतन है तथा पूर्व संरक्षित है। तो आपका क्या हो जाएगा, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम क्या है कि अत्यंत पूर्वी तट पर स्थित है और जो क्या है एक जलीय क्षेत्रों पे है, जो गहराई पे स्थित है और वो क्या करता है, पूरे भाग को सुरक्षित करता है। तो क्या होगा, विशाखापट्टनम। क्या हो जाएगा, विशाखापट्टनम। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या देख सकते हो कि बेल्जियम में कौन सी भाषा बोलने वाले बहुसंख्यक, वहां पे किस भाषा को सबसे ज्यादा बोला जाता था, अंग्रेजी, डच, फ्रेंच और क्या जर्मनी। तो क्या हो जाएगा आपका डच भाषा सबसे ज्यादा बोला जाता था और फ्रेंच उसके बाद। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या आपका कि प्रश्न है आपका कि किस सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को है। तो पता होगा कि समवर्ती सूची के अंतर्गत जो आते हैं वो केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों कानून बना सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हो 193 का प्रश्न है कि एक ऐसी सरकार जो एक से ज्यादा राजनीतिक पार्टियों द्वारा एक साथ मिलकर बनाई जाती है वो किस प्रकार की सरकार कहलाती है। तो ऑप्शन क्या है, काम चलाऊ सरकार, अस्थायी सरकार, प्रगतिशील का सरकार या गठबंधन सरकार। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, गठबंधन सरकार। ऐसी सरकार जो एक से ज्यादा राजनीतिक पार्टियों के साथ मिलकर बनाई जाती है गठबंधन सरकार कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। जैसे कि हम लोग उदाहरण देखे थे एनडीए, है ना। तो एनडीए क्या है कि भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन सरकार है, जो सबसे ज्यादा बड़ी गठबंधन सरकार है कि नहीं। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न कि इनमें से कौन प्रांतीय दल है। प्रांतीय दल कौन सा है, तो देखिए झामुमो, शिवसेना, है ना, डीएमके, यह क्या हो गया आपका इनमें से सभी। तो ये जो इनमें से सभी जो है प्रांतीय दल की सरकारें होती है, पार्टी होती है। तो आपको क्या करना है, याद रखना है। अगला प्रश्न देख सकते हो कि आपका प्रश्न है आपका कि अक्टूबर 2005 में भारत सरकार द्वारा निम्न में से कौन सा कानून लागू किया गया था। तो भाई सबसे पहली बात है कि अक्टूबर 2005 में सूचना का अधिकार जो अधिनियम है इसको लागू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या है आपका, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि द्वितीय क्षेत्र की गतिविधि है। निम्नलिखित में से कौन सा गतिविधि द्वितीय क्षेत्र की गतिविधि। ऑप्शन क्या है, दूध दुहना, मछली पकड़ना, चीनी बनाना, खेती करना। तो देखिए पहला क्या बोला कि पहला और ये जो है दूध दोना ये प्राथमिक क्षेत्र क्या आता है आएगा, मछली पालन पकड़ना ये भी प्राथमिक क्षेत्र का, खेती भी प्राथमिक का, लेकिन जो चीनी बनाना होगा द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 117 नंबर का प्रश्न है आपका कि सेवा क्षेत्र में कौन सी गतिविधि शामिल है। तो देखिए जो आपका कृषि, डेयरी, मछली पकड़ना और वानिकी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। चीनी, गुड़ और ईंट बनाना यह द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। और परिवहन, संचार और बैंकिंग जो है तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। तो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बात करें अगले प्रश्न पे। प्रश्न आपका देख सकते हो इनमें से कौन संगठित क्षेत्र में कार्यरत नहीं है। कौन सा जो संगठित क्षेत्र का काम नहीं। ऑप्शन क्या है, शिक्षक, डॉक्टर, सब्जी विक्रेता और वकील। तो देखिए जो आपका जो संगठित क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आएगा, संगठित क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आएगा वो क्या होगा, सब्जी बेचने वाला, क्योंकि शिक्षक के संगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है और डॉक्टर भी आएगा, वकील भी आएगा, लेकिन ये जो है आपका सब्जी विक्रेता वो नहीं आएगा। अगला प्रश्न देख सकते हो कि आपका प्रश्न 119 नंबर का कि सामान्यतः बहुराष्ट्र कंपनियां उस स्थान पर उत्पादन इकाई स्थापित करती है जो बाजार के नजदीक होगा, जहां कम लागत पर अच्छा श्रम मिलेगा, उत्पादन के अन्य कारक उपलब्ध होगा। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। यानी कि कोई भी कंपनी जो है बहुराष्ट्र कंपनियां वो कहां पर निवेश करना चाहेगा, जहां पे बाजार नजदीक हो, पहला बात, यानी कि चीजें सही से मिल जाए। दूसरा क्या होगा कि जहां पे कम लागत पे अच्छा क्या मिले, परिश्रम मिले, लोग काम करने के लिए रेडी हो जाए, उत्पादन के लिए जो भी साधन है वो आपको क्या हो, अवेलेबल हो। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही हो जाएगा। बात कर अगले प्रश्न पे। तो 120 नंबर का प्रश्न है आपका कि किस विनिमय प्रणाली में आवश्यकताओं का दोहरा क्या होगा, दोहरा संयोग होना अनिवार्य विशेषता है। तो देखिएगा तो वस्तु विनिमय प्रणाली जो है इसमें आपका क्या होता है कि दोहरा संयोग होना अनिवार्य है कि अगर आपको जूता के बदले चावल चाहिए तो वो होना आवश्यक है, नहीं तो नहीं आपको जूते वाले को चावल मिलेगा और नहीं चावल वाले को क्या मिलेगा, जूता मिलेगा। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या है आपका, प्रश्न है आपका कि साहूकारों द्वारा लिया गया ब्याज बैंक द्वारा लिए गए ब्याज के दरों की तुलना में क्या होता है। तो साहूकार जो लेता है
वो क्या होता है, बैंक से क्या होता है बहुत अधिक होता है। क्या होता है, बहुत अधिक। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला देख सकते हो क्या है कि फ्रेडरिक सरियो कौन था, तो फ्रेडरिक सरियो क्या था, एक फ्रांसीसी चित्रकार था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही होगा, जिसने किसका निर्माण किया था, यूटोपिया का के बारे में बताया था। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या है कि इटली के एकीकरण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो इटली के जो एकीकरण का जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था, तो काउंट कैमिलो काबूर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या है आपका, प्रश्न है आपका कि गांधी जी ने क्या है, गांधी जी ने चंपारण में सत्याग्रह कब किया था। तो गांधी जी के द्वारा क्वेश्चन आता है कि गांधी जी के द्वारा 3 सत्याग्रह, तो याद रखिए 1917 पहला हुआ, फिर हुआ 1917 में, और फिर कब हुआ 1918 में। तो 1917 में जो पहला हुआ था वो क्या हुआ था, चंपारण बिहार में। दूसरा आपका क्या हुआ, अहमदाबाद आपका खाड़ी जिला में। और तीसरा क्या हुआ, सूरत का जो हुआ मैंने अहमदाबाद का जो सूती मिल है वहां पे हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1900 गांधी जी का चंपारण आंदोलन हुआ था, कब हुआ था, 1916, फिर 1917 और फिर 1917, यानी कि गौर की जगह मैंने क्या बोला, गांधी जी का 3 सत्याग्रह था। एक हो गया 1916 में पहला वाला जो कि चंपारण में हुआ, फिर 1917 में जो कि कहाँ पे हुआ, जो भी आपका खेड़ा जिला में हुआ, फिर 1917, और वो 1917 में जो हुआ वो आपका कहाँ पे हुआ था माय डियर फ्रेंड, वो आपका हुआ था अहमदाबाद के सूती मिल पे। तो 1916 क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। बात कर अगले प्रश्न पे, प्रश्न आपका क्या देख सकते हो, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, तो 1930 में, 1942 में, 1946 में, 1936 में, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 1942 में क्या हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो शुरू हुआ था। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या आपका 126 नंबर कि गाड़ियों के उत्पादन के लिए असेंबली लाइन का प्रयोग अमेरिका में सबसे पहले किसने किया था। तो गाड़ियों को उत्पादन के लिए असेंबली लाइन का जो सबसे पहले जो शुरू किया था तो हेनरी फोर्ड ने किया था। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही होगा। और मैं आपको बता दूं कि एक मांस फैक्ट्री था जहां पे जाने के बाद इसको ये जो सारी चीजें जो है दिमाग में आई थी। अगला बात करेंगे, और ये कार निर्माता कंपनी थी। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या, डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र में किस महिमा मंडन है, किसकी महिमा मंडन है, तो क्या होगा, औद्योगिकरण का क्या है, महिमा मंडल है। क्वेश्चन पूछा था कि डॉन ऑफ द सेंचुरी जो नामक चित्र है इसमें किसके बारे में विवरण किया गया है, तो क्या होगा, औद्योगिकरण के बारे में जो है पूरा का पूरा विवरण जो है किया गया है। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या है आपका, प्रश्न है आपका कि लाल मिट्टी का रंग लाल होने का क्या कारण है। तो लाल मिट्टी का जो लाल रंग होने का कारण क्या है, तो अग्नि और कांटेदार चट्टानों में लोह का जो प्रसरण है वो ज्यादा हो जाता है इसी के कारण। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हो, कार्बेट राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। तो कार्बेट राष्ट्रीय पार्क जो है उत्तराखंड में स्थित है, उत्तरांचल में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हो कि किस ऊर्जा खनिज को काला सोना कहा जाता है, तो आपको पता होगा कोयला, यानी कि कोयला को काला सोना कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या आपका कि उत्तरी दक्षिणी गली द्वारा क्या है, उत्तरी दक्षिणी गली द्वारा या द्वार किन 2 अंतिम सिरों को जोड़ता है। तो श्रीनगर और तिरुवनंतपुरम को क्या करता है, उत्तरी दक्षिणी जो गलियारा है वो जोड़ने का काम करता है। अगला प्रश्न देख सकते हो कि श्रीलंका में तमिलों की आबादी कुल आबादी का कितना था, तो 18% था। 18% क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या आपका कि नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं, तो नगर निगम के प्रमुख को मेयर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला देख सकते हो क्या आपका प्रश्न है आपका कि किस दल से निर्वाचित होने के बाद उस दल को छोड़कर किसी अन्य दल में चले जाने को क्या कहेंगे, जिसको दल बदल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या होगा, दल बदल, क्या हो जाएगा, दल बदल। अगला देख सकते हो क्या आपका कि संयुक्त प्रगतिशील मोर्चा यूपीए का नेतृत्व कौन सा दल करता है। तो जो यूपीए का जो करता है वो कौन करता है, माय डियर फ्रेंड, कांग्रेस के द्वारा करता है। तो एनडीए किसके द्वारा किया गया, भाजपा के द्वारा, और कांग्रेस क्या करता है, यूपीए का करता है। किसका करता है, यूपीए का करता है। अगला प्रश्न पे बात करेंगे। 136 नंबर का प्रश्न है आपका कि पंचायती राज व्यवस्था में 1/3 सीटें किसके लिए आरक्षित की जाती है, तो ये महिलाओं के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हो कि आपका कि कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे बड़े रोजगार उत्पादक क्षेत्र के लिए आभार किया जाता है। जो तृतीय क्षेत्र है इसमें सबसे ज्यादा लोग क्या करते हैं, कार्यरत है, तो सबसे ज्यादा रोजगार जो इसी क्षेत्र में मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न में, प्रश्न है आपका जीडीपी का मतलब क्या होता है। तो जीडीपी को क्या बोलते हैं, ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट, यानी कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सकल घरेलू उत्पाद। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न बात करेंगे। अगला प्रश्न देख सकते हो आपका क्या 139 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक श्रमिक के लिए लागू नहीं है जो संगठित क्षेत्र में काम करता है। तो जो संगठित क्षेत्र में काम करेगा उसके लिए क्या लागू नहीं होता है।
तो अगला प्रश्न देख सकते हो, ऑप्शन क्या है कि उसे महीने के अंत में नियमित वेतन मिलता है, तो जो संगठित क्षेत्र में काम करता है उसको तो मिलता है। अगला देख सकते हो क्या, उसे छुट्टी के लिए भुगतान नहीं किया जाता, तो जो संगठित क्षेत्र में काम करता है उसको भुगतान दिया जाता है, यानी कि ये गलत है। और बाकी जो चीजें वो सही हो जाएगा कि उसे चिकित्सा का भत्ता मिलता है, उसे काम के नियम शर्त के लिए उसको जो है आपका जो सूचना क्या बोलते हैं, एक लेटर मिलता है, नियुक्ति पत्र मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही हो जाएगा कि जो असंगठित क्षेत्र में जो लोग होते हैं उसको उनको अगर छुट्टी लेना होता है तो उसका भुगतान नहीं मिलता है, लेकिन संगठित क्षेत्र के लोगों को मिलता है। बात करें 40 नंबर के प्रश्न पे, तो 40 नंबर का प्रश्न है आपका कि घरेलू बाजार में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रवेश किन के लिए हानिकारक हो सकता है, तो जो छोटे पैमाने के जो उत्पादक होते हैं उनके लिए क्या होगा, हानिकारक हो सकता है, इससे कंपटीशन बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात करें 41 नंबर प्रश्न पे 140 नंबर का, तो वैश्वीकरण अब तक किस प्रकार के देशों के पक्ष में अधिक रहा है, तो ये क्या होगा, विकसित देशों के पक्ष में रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात करेंगे अंतिम प्रश्न पे, तो अंतिम प्रश्न क्या है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा का एक आधुनिक रूप है, तो मुद्रा का जो आधुनिक रूप है क्या है, कागज के नोट। और अभी डिजिटल रूप आपका क्या हो गया, डिजिटल आपको पता होगा पेटीएम वगैरह में जिसमें रहता है, जिसमें डिजिटल रूप से होता है। तो ये थे 140 क्वेश्चन, जिसको बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगा। आप लोग को क्या करना है, वीडियो को ध्यान से देखना है, बारी बारी से देखना है, और कोई प्रॉब्लम होगा तो मुझे कमेंट्स करना है। साथ ही साथ इसी तरह से आपके अभी हम लोगों ने एसएसटी का ले लिया, अब आपको साइंस का, फिर आपको मैथ का, फिर हिंदी का और फिर इंग्लिश का मिलेगा। और साथ ही साथ में आप देख रहे हो कि एमसीक्यू चल रहा है आपका चैप्टर वाइज, आपको उसको भी करना है। आपका जो आपको पता होगा कि जो हम लोग बूस्टर सीरीज ले रहे हैं उसमें जीरो टू हीरो जिसमें आपको चैप्टर वाइज सारी चीजें मिल रही हैं, अभी उसमें हम लोगों ने क्या किया कि उसमें हम लोगों ने सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेना शुरू किया, तो उसको भी देखना है। और ये जो आपका जो मैंने रामबाण जो सीरीज मैंने तैयार किया इसको भी आपको देखना है, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में आपको 95% आएगा। और ये मैं 100% दावा देता हूँ, इन सारे क्वेश्चन को रट लो तो आपके जो 40 जो ऑब्जेक्टिव पूछने वाले हैं तो 30 तो आपके कंफर्म इससे आएंगे, और बाकी जो मैं करवा रहा हूँ चैप्टर वाइज उसको कर लोगे तो फिर 100 में 100 आपका आ जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।